स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेके क्या बताया गया। कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी को अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीड्योर्स बताए गए हैं। जिन स्पेसिफिक प्रोसीड्योर्स को आप फॉलो करोगे तभी आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा। इसके बारे में डिटेल्स में आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए यहाँ पे एक पैराग्राफ में उसको समराइज करने का कोशिश किया गया है। क्या बोला गया है, एज पर रूल्स 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर रूल 12 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 एप्लीकेशन शैल बी फिक्स्ड विद द रजिस्ट्रार। मतलब अगर आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास में, आरओसी के पास में। रजिस्ट्रार को ही आरओसी कहा जाता है। within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated as per form INC 2 for one person company and form INC 7 for other than one person company, along with the fee as prescribed in the company's registration offices and fees rules 2014 for registration of the company। क्या बोला गया कि आपको अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट अगर करना है तो आपको जो प्रोसीड्योर्स बताए गए हैं एमसीए के द्वारा उनको आपको फॉलो करना होगा। और अगर आपका 1% कंपनी है तो आपको फॉर्म नंबर INC 2 में अपनी कंपनी का फॉर्म भरना होगा इनकॉर्पोरेशन के लिए। अगर आपका 1% कंपनी नहीं है, कोई भी अदर कंपनी अदर देन 1% कंपनी है, तो आपको फॉर्म नंबर INC 7 फिलअप करना होगा। बट आज के डेट में अगर करंट सिचुएशन में मैं बताऊं अगर आपको, तो फॉर्म नंबर INC 7 हटा दिया गया है। आज के डेट में स्पाइस का फॉर्म यूज़ किया जाता है फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ आपके लिए सो दैट कि आपको हमेशा याद रहे, तो मैं कुछ फॉर्म नंबर्स आपको बता देता हूँ जो आपके MCQ पेपर में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिसका आपको फ़ायदा होगा जब आप MCQ पेपर सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन में। मैं कुछ समराइज़ कर देता हूँ इनकॉर्पोरेशन के रूल्स को। इनकॉर्पोरेशन प्रोसीड्योर हम लोग कवर अप करते हैं, लिटिल बिट समराइज करते हैं इसको। आपको क्या बोला गया कि अगर 1% कंपनी है अगर 1% कंपनी है तो आपको बोला गया कौन सा फॉर्म भरने के लिए, INC 2, है ना। INC 2 बोला गया था 1% कंपनी के लिए, और INC 7 बोला गया था अदर देन 1% कंपनी। अदर देन 1% कंपनी, तो अदर देन 1% कंपनी अगर है तो क्या फॉर्म फिलअप करना था, INC 7। और अगर आज के डेट में मैं बताऊं करंट सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। देयर इज
only one procedure for incorporation that is simplified procedure. Simplified procedure means form INC 7 has been omitted. इनकॉर्पोरेशन अगर आप जब पढ़ रहे हो तो इसमें आपको एक चीज़ याद होगा, कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स नीडेड होते हैं। मिनिमम मेंबर्स नीडेड होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए कितने होते हैं और प्राइवेट के लिए, ठीक है। और आपको एक मैं बात बता दूं, दैट ऑल फॉर्म्स आर सबमिटेड online. All forms are submitted online on MCA website. And incorporation forms are processed at CRC गुड़गांव। और कुछ फॉर्म नंबर्स मैं आपको अगर बताऊं, INC 8 एक फॉर्म नंबर आता है जो होता है डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स। एक फॉर्म नंबर आता है INC 9 जो होता है एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर्स के लिए। दैट मीन्स सब्सक्राइबर जब एफिडेविट देते हैं तो फॉर्म नंबर INC 9 में देते हैं। हु आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। एंड INC 10 में सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है बाय सब्सक्राइबर्स। एंड DIR 12 में लिस्ट होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स का।
ये था आपका इनकॉर्पोरेशन प्रोसीड्यूर का समरी। आते हैं नोट्स में। नेक्स्ट क्या बोला गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कशन है। As per section 2 subsection 56 of the Company Act 2013, memorandum means the memorandum of the association of a company. Memorandum means the memorandum of association of a company originally framed or altered from time to time in pursuance of the provisions of the company law or as per the act। मतलब मेमोरेंडम का सिंपल सा मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि टाइम टू टाइम के साथ कई बार समय समय के साथ उसे फ्रेम किया जाता है, अल्टर किया जाता है क्या, और उसमें चेंजेस लाया जाता है एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी के एक्ट के हिसाब से या फिर कंपनी लॉ के हिसाब से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी कंसिडर्ड अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने आप में क्या होता है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। दैट मीन्स कंपनी जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, उस समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है अपने आप में। क्यों होता है ये आगे हम लोग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट। कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो क्या बताता है कंपनी के बारे में। द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उसके लास्ट वर्ड में लिमिटेड टर्म यूज़ किया जाएगा, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड टर्म यूज़ किया जाएगा। ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ द कंपनीज लॉ और कंपनीज एक्ट। दिस डेफिनेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी आइडिया रिगार्डिंग द मेमोरेंडम। ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ा इससे आपको मेमोरेंडम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं हुआ, कुछ आपको पता नहीं चला कि मेमोरेंडम का क्या रोल होता है कंपनी के अफेयर्स में। A person may make an application in such form and manner and accomplished by such fee to registrar in the name of the proposed company or the name in which the company proposes to change its name। कंपनी में जब कोई पर्सन अगर कोई एक एप्लीकेशन देना चाहता है जिस तरीके के जिस फॉर्म में, तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्म्स बताए हुए हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा एंड क्या फीस देना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कैसा होगा। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी इन द रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल A, B, C, D एंड E इन शेड्यूल 1 एज मे बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी। दैट मीन्स कि आपका कंपनी जिस फॉर्मेट के अंदर में आएगा उस हिसाब से उस टेबल को यूज़ करते हुए आपकी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। पहला, there are two basic objects of memorandum of association। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल विल मेड, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट अगर होगा विद इन द स्पेसिफिक रिस्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विल मेड इन टेंडम विद द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा वो कंपनी के रिस्क असेसमेंट को करके, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को असेस करके ही कंपनी के अंदर में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो कैसे किया जाना है वो कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है, जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडरिंग एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। कंपनी का जो मोवा होता है, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने में। इट इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाउंडेशन ऑफ द कंपनी अफेयर्स। कंपनी के अफेयर्स के बारे में अगर जब आप बात करते हो
तो मोआ को कॉन्स्टिट्यूशन और फाउंडेशन माना जाता है जो कहीं ना कहीं कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है। ये है इंपॉर्टेंस। फोर्थ पॉइंट, इट इनकॉर्पोरेट्स 5 clauses providing the basic features of the company's constitution। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके बेसिक फीचर्स क्या होंगे, उनके बारे में 5 clauses डिस्कस करता है कंपनी का मोआ। A company cannot depart from the constitution and if it does would be considered ultra virus and void। और कंपनी का जो मोआ है वो कंपनी का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, कंपनी का जो मोआ है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो कोई भी कंपनी मोआ के बाहर जाके, मोआ के अंदर जो रूल्स बताए हुए हैं, मोआ के अंदर जो रेगुलेशंस बताए हुए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कंपनी कभी भी एक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो एक्ट करता है मोआ के बाहर जाके, जो मोआ में बताया गया उससे बाहर जाके अगर वो एक्ट करता है कंपनी, तो उसके जितने भी एक्ट्स होंगे वो वाइड माने जाएंगे। दैट मीन्स वो माने जाएंगे कि वो वाइड हैं, वो वैलिड नहीं है। दैट मीन्स कंपनी को मोआ को फॉलो करना होगा क्योंकि वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मोआ जो होता है किसी भी कंपनी का, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, द डिसीजन इन द केस ऑफ कॉटमैन वर्सेस ब्रॉकमैन 1918 हैज़ 2 साइड्स। क्या बोला गया था इस डिसीजन में? द फ्यूचर शेयर होल्डर्स मस्ट नो अबाउट द पर्पस एंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी के मोआ को पढ़ के कहीं ना कहीं रिस्क एसेस किया जाता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो समझ में आता है कंपनी के मोआ के थ्रू। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का मोआ में क्या लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट, द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शुड नो द परमिटेड रेंज ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी, आपकी कंपनी के साथ कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल या फिर कोई दूसरा कंपनी अगर डील करने आता है तो उसे पता होना चाहिए आपकी कंपनी का परमिटेड रेंज क्या है। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। As per Section 4 of the Companies Act 2013, the memorandum shall contain the following clauses। क्या क्या clauses कवर अप किए जाएंगे आपके मोआ के अंदर में? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव्स क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है नेम क्लॉज। As per Section 4 of the Companies Act 2013, limited must be added to the name company फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आपका है तो आपकी कंपनी को लिमिटेड टर्म ऐड करना होगा अपनी कंपनी के नाम के लास्ट में। इन द केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ द कंपनी। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है देन वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है, इसलिए लास्ट में अपने क्या टर्म यूज़ करती हैं? लिमिटेड। द प्रमोटर्स आर फ्री टू यूज़ एनी नेम दैट डज नॉट फॉल अंडर दीज कैटेगरीज। किसी भी कंपनी को ये फ्रीडम होता है वो अपने मन के अनुसार जैसा वो चाहे वो नाम चूज़ कर सकता है अपनी कंपनी के लिए। बट द नेम दैट आर सजेस्टेड टू यूज्ड बाय एनी कंपनी मस्ट नॉट फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला है, फर्स्ट पॉइंट आता है नेम के बारे में। द नेम इज़ आइडेंटिकल विथ और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब अगर आप जो कंपनी का नाम अपने चुनने जा रहे हो, जिस नाम से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करने जा रहे हो, जिस नाम से आप अपनी कंपनी को लॉन्च करने जा रहे हो, जिस नाम से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हो, जिस नाम से आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर करने जा रहे हो, उस नाम से पहले कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पहले से कोई एक कंपनी इसी सेम नाम से रजिस्टर्ड है तो आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा उस नाम से फिर से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो आपको कोई दूसरा नाम चुनना होगा जो पहले किसी और कंपनी ने यूज़ ना किया हो अपने रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। दैट मीन्स कि सेम नाम से कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है
द नेम इज आइडेंटिकल विथ अ कंपनी दैट इज ऑलमोस्ट इन लिक्विडेशन। अगर आपकी कंपनी का नाम ऐसा कुछ है जो कि किसी और कंपनी से मिलता जुलता है और जो सामने वाला कंपनी जिससे आपकी कंपनी का नाम टैली कर रहा है, मैच कर रहा है, वो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ बढ़ रही है, वो कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में है, तो आपके नाम को अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट, द प्रपोज्ड नेम डिफर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेम बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ न्यू और मॉडर्न। अगर आपकी कंपनी का नाम और कोई एक कंपनी का नाम जो पहले से रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी और उस कंपनी के नाम के बीच में सिर्फ न्यू और मॉडर्न कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ कर देते हैं आप, तो आपकी कंपनी का नाम बदल नहीं जाएगा। लेट अस सपोज किसी का नाम पहले से एक्स लिमिटेड है और वो कंपनी रजिस्टर्ड है, आप आते हो सिर्फ आप यूज़ कर देते हो एक टर्म न्यू या मॉडर्न एक्स लिमिटेड, न्यू एक्स लिमिटेड या मॉडर्न एक्स लिमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यू या मॉडर्न टर्म जस्ट यूज़ करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ, इट शैल अट्रैक्ट द नेम एंड एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950। नेम एंड एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 एक है जिस एक्ट के अंदर में कुछ नाम बताए गए हैं, उन स्पेसिफिक नामों को कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकता है टू रजिस्टर देयर कंपनी। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स अ प्रॉपर नेम विच इंक्लूड्स नॉट द नेम और सरनेम ऑफ अ डायरेक्टर। और आपकी कंपनी का जो नाम है वो आपकी कंपनी के किसी डायरेक्टर के नाम या आपकी कंपनी किसी डायरेक्टर के सरनेम के नाम के साथ मैच नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके कंपनी का जो नाम है उसके अंदर में आपके कंपनी किसी डायरेक्टर का नाम या किसी डायरेक्टर का सरनेम इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। अगर इंक्लूडेड है तो वो यूज़ आप नहीं कर सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी फ्रॉम दैट नेम। नेक्स्ट आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में बताया गया है। इट पर्टेन्स टू द स्टेट in which the registered office of the company is to be situated. That means सिचुएशन क्लॉज के बारे में क्या बोला गया? दैट मीन्स आपका जो कंपनी का सिचुएशन है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो आपको अपनी कंपनी के मोआ में बताना होगा। और कंपनी का मोआ किस बारे में बताता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। इट पर्टेन्स टू द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड और एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ। दैट मीन्स कि आपकी कंपनी किस ऑब्जेक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है। दैट मीन्स आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप अपनी कंपनी के मोआ में बताते हो अंडर ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लायबिलिटी क्लॉज। फर्स्ट पॉइंट, in the case of a company limited by shares, the liability of its members is limited to the amount unpaid if any shares held by them. That means कि अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है, आप कंपनी ऐसा इनकॉर्पोरेट कर रहे हो जो किस कैटेगरी में आता है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, तो आपके कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनका लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगा? द लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी शेयर्स हेल्ड बाई देम। दैट मीन्स कि जितना शेयर्स होल्ड करके रखते हैं उसके ऊपर में अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो उतने तक का लायबिलिटी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स का बनेगा। नेक्स्ट, द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर कैन टेक टू कंटिन्यू इज मेंशन्ड। आपका कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, आपका कंपनी अगर सेकंड कैटेगरी में आता, दैट मीन्स योर कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, देन द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर कैन टेक टू कंटिन्यू इज मेंशन्ड। दैट मीन्स अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपके जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो जितने तक का लायबिलिटी लेने को रेडी रहेंगे एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, उतने तक का उनका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। थर्ड पॉइंट, द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट wound up while he or she is a member or within 1 year after he or she ceases to be a member or payment of the debt and liabilities of the company
or of such debts and liabilities may have been contracted before he or she ceases to be a member. That means आपकी कंपनी अगर उंड अप की तरफ जाती है, वाइंडिंग अप की तरफ जाती है, आपकी कंपनी अगर वाइंडिंग अप की तरफ जाती है तो जितने मेंबर्स होंगे उन्हें ये अंडरटेक करना होगा कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ योर कंपनी टुवर्ड्स योर एसेट्स. एंड फोर्थ, the cost, charges and expenses of winding up and for adjustments for the rights of the contributions among themselves. Next, liability clause हो गया. Next आता है capital clause. Capital clause under section 4 subsection 1 clause E. इसमें क्या बोला गया? It pertains a company of a share capital with which the company is to be registered. That means इसमें बताया जाता है कि आपकी कंपनी कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है. And division of such capital into shares of fixed amount and the number of shares which the subscribers to the memorandum agree to subscribe. That means आपकी कंपनी कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है और आपका जो टोटल कैपिटल है उसे डिवाइड, उसका डिवीजन कैसा होगा, उसे डिवाइड कैसे किया जाएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स. एंड उसमें ये भी बताया जाएगा कैपिटल क्लॉज के अंदर में अंडर मोआ कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो हैं वो कितने शेयर्स एग्री करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए. विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर. हाँ, और एक शेयर से तो ज़्यादा कम से कम सब्सक्राइब करना ही होगा जो आपके सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है. दैट मीन्स जो आपके कंपनी के सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैं उन्हें कम से कम एक शेयर्स तो लेना ही होगा आपकी कंपनी का. एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट हिज और हर नेम. और आपकी कंपनी के मोआ के कैपिटल क्लॉज में ये भी बताया जाएगा कि जो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है उन्होंने इंडिविजुअली कितने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं. दैट मीन्स उन्होंने कितने कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है. दैट मीन्स कि उनके नाम के सामने जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है, जो लोग हैं, उन लोगों के नाम के अपोजिट में, उनके नाम के जस्ट सामने लिखा जाएगा कि वो आपकी कंपनी के कितने शेयर्स होल्ड करके रखते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं. फॉर अ 1 person कंपनी, for a 1 person company, the name of the person who in the event of the death of the subscriber will become the member of the company. अगर 1 person कंपनी है तो उसमें क्योंकि एक मेंबर है, सिंगल मेंबर है, तो उसके डेथ के केस में कौन नया मेंबर बनेगा उसकी कंपनी में उसे बताना होगा कैपिटल क्लॉज के अंदर में. Each subscriber to the memorandum take at least 1 share. और आपके मेमोरेंडम के अंदर में जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें एटलीस्ट एक शेयर, एटलीस्ट 1 शेयर उन्हें सब्सक्राइब करना ही होगा. नेक्स्ट कम्स सब्सक्रिप्शन क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज F. सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर क्या बताया गया है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर सिंपली बताया गया है नंबर ऑफ शेयर्स इज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट हिज नेम. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल इंडिकेट द नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एंड शेयर्स टेकन बाय द सब्सक्राइबर. मतलब आपकी कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये बताना होगा. In the case of a public company, the number of subscribers must not be less than 7. In case of a private company, the number of subscribers must not be less than 2. As per section 4 subsection 1 clause E, each subscriber of the memorandum of association must take at least 1 share. ये तो मैंने पहले ही कहा कि आपकी कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें एटलीस्ट एक शेयर तो सब्सक्राइब करना ही होगा. बाकी उसके अलावा जितने भी वो शेयर सब्सक्राइब करके रखते हैं, जो आपके कंपनी के मोआ के सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नाम मोआ में तो रहेगा ही अंडर कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और उनके नाम के सामने
लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि वो उन्होंने कितने शेयर्स आपकी कंपनी के सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर एंड राइट द नंबर ऑफ शेयर्स ही और सी हैज़ टेकन अगेंस्ट हिज और हर नेम। ये रहा आपका कंपनी का नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और एक क्लॉज आता है इसके अंदर में, नॉमिनी क्लॉज आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी के लिए होता है। दैट मीन्स 1% कंपनी केस में बताना पड़ता है आपको अपनी कंपनी के मोआ में, दैट मीन्स आपको अपनी कंपनी के मोआ में बताना पड़ता है कि इन द केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ सिंगल मेंबर इन केस ऑफ ओपीसी हु विल बी द नॉमिनी। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स बताए गए हैं, कुछ टेबल नंबर्स बताए गए हैं। क्या बोला गया है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड। कंपनी का जो मोआ है वो प्रिंटेड होना चाहिए एंड मस्ट बी डिवाइडेड एज पैराग्राफ्स एंड नंबरिंग अलॉन्ग विद टेबल ए बी सी डी ई ऑफ शेड्यूल 1। वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। टेबल ए में क्या बोला गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स। दैट मीन्स टेबल ए के अंदर में आप मोआ अपना बनाओगे अगर आपका कंपनी लिस्टेड बाई शेयर्स है, लिमिटेड बाई शेयर्स है। टेबल बी के अंदर में इफ़ योर कंपनी इज लिमिटेड बाई गारंटी एंड नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल। टेबल सी के अंदर में इफ़ योर कंपनी इज लिमिटेड बाई गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी के अंदर में if your company is unlimited company and not having any share capital. In table E, if your company is unlimited company having share capital. ये कुछ टेबल्स में नंबर्स बताए गए थे आपको। तो ये था आपका कंपनी का मोआ के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। तो अगर हम लोग इसको समराइज करने का कोशिश करें तो क्या होगा, देखते हैं एक बार हम लोग पूरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक को समराइज करते हैं।
It contains 6 to 7 clauses. कौन कौन से 6 से 7 क्लॉजेस होते हैं इसके अंदर में? एन, that is name, then S, that is situation, then O, that is objects, then L, आपको यहाँ ऑब्जेक्ट्स में मैं कहूँ तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस आपको बताना होता है, देन L, दैट इज लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या बताना होता है कि आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या आपकी कंपनी अनलिमिटेड है। देन C, that is capital clause, कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको बताना होता है आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। देन A, इसके अंदर आपको बताना होता है एसोसिएशन क्लॉज होता है या यूँ कहें सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है कि आपकी कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैं उन्होंने कितना सब्सक्राइब किया हुआ है आपकी कंपनी के शेयर्स को। ये जो आपका था नसॉल का, ये थे 6 क्लॉजेस। इसके बाद में जो एक क्लॉज आता है वो आता है ओपीसी के लिए। दिस एन इज नॉमिनी क्लॉज।
ये किसके लिए होता है? दैट इज ओनली फॉर ओपीसी। तो अगर आप समझो तो समराइज किया जाए अगर आपके पूरे पूरे मुआ को, उसके अंदर में क्या क्या क्लॉजेज होते हैं, 6 to 7 क्लॉजेज होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं नासॉल का नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एसोसिएशन। यानी एक्स्ट्रा जो 7th क्लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ ओपीसी कंपनी के लिए होता है, दैट इज एन फॉर नॉमिनी क्लॉज। ये रहा आपका समराइजेशन ऑफ मुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज ऑफ नेम क्लॉज एंड अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। दैट मीन्स आप अपनी कंपनी के नेम क्लॉज को चेंज करना चाहते हो या अल्टर करना चाहते हो, तो आपको क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा, इसके थ्रू आप अपने कंपनी के नेम क्लॉज को चेंज कर सकोगे। स्टार्ट करते हैं। Section 4 of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies Rule 2014 states that a person can make an application in form INC1 by using the MCA portal for reservation of names। ये टॉपिक हम लोग एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ नेम क्लॉज मुआ के जो क्लॉजेज हैं उनके चेंज के ऊपर हम लोग कवर अप करेंगे।